कंसेप्ट 3 ऑफ 365 डेज। आज का टॉपिक है प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंक्रीज्ड आईसीपी। और आपका क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज बीन ब्रॉट फॉर लंबर पंचर। द पेशेंट्स पल्स रेट इज 56 बीट्स पर मिनट एंड हिज ब्लड प्रेशर इज 164/70 mmHg. His respiration is irregular. The nurse preparing the patient should. तो क्वेश्चन तो सिंपल सा है। पेशेंट को लंबर पंचर के लिए लाया गया है। पेशेंट का पल्स रेट 56 बीट पर मिनट है, जो कि कम होता है। ब्लड प्रेशर जो है वो 164/70 mmHg है, तो इसमें सिस्टोलिक ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ पेशेंट का रेस्पिरेशन भी इरेग्युलर है। तो अगर ये पैरामीटर्स या वाइटल साइंस है तो उस चक्कर में नर्स ने क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस है, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एंटी एंजाइटी ड्रग्स टू द पेशेंट, यानी एंजाइटी को कम करने के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो एडमिनिस्टर करना, या फिर पेशेंट को आस्क द पेशेंट टू वॉइड बिफोर द प्रोसीजर, यानी पेशेंट को बोलो कि वो अपना ब्लैडर खाली करे। नेक्स्ट ऑप्शन है, इमीडिएटली इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड स्टॉप प्रिपेयरिंग द पेशेंट। तो प्रिपेयर करना बंद कर दो पेशेंट को और डायरेक्टली इन्फॉर्म कर दो फिजिशियन को, जो भी वाइटल साइंस है वो। या फिर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करो ताकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। तो ये आपके 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका सही जवाब है कि इमीडिएटली फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दो और प्रोसीजर स्टॉप कर दो। तो चलिए जानते हैं ये क्यों करना पड़ रहा है। उससे पहले आज के इस टॉपिक इंक्रीज्ड आईसीपी के बारे में कुछ रैपिड फैक्ट। वैसे ये सारे ही फैक्ट हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कुशिंग स्ट्राइड। ये जो हमने वाइटल्स डिस्कस किए थे वो है आपके कुशिंग स्ट्राइड का इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर है आपका लंबर पंचर, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इंक्रीज्ड आईसीपी में। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, वो है ब्रेन हर्निएशन सिंड्रोम के वजह से। और लास्टली इस सब को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली थियरी जो है आपकी मोनरो-कैली हाइपोथेसिस। तो आज के इस टॉपिक में हम ये सारे ही टॉपिक या सब टॉपिक्स कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो पूरी ध्यान और मेहनत के साथ बैठना ताकि आपको ये कंसेप्ट एक बारी में ही समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कुशिंग स्ट्राइड है क्या और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके 3 पहलू हैं। पहला है ब्रेडिकार्डिया, फिर है वाइडेंड पल्स प्रेशर और तीसरा है इरेगुलर ब्रीथिंग। ये तीनों ही सिम्टम अगर पाए जाए तो समझ लेना कि पेशेंट का आईसीपी यानी कि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये जो खोपड़ी होती है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ चुका है। तो ये कुशिंग स्ट्राइड जो है वो हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अब आप बोलोगे कि मैडम इतने सारे ट्राइड्स है, इतने सारे सिम्टम्स है, तो इनको कहाँ से याद रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये याद रखना कि जो भी शॉक में सिम्टम आते हैं एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट आपके कुशिंग स्ट्राइड में सिम्टम आते हैं। तो अगर शॉक में बीपी कम हो जाता है तो कुशिंग स्ट्राइड में वो इंक्रीज होगा। पल्स रेट इंक्रीज होती है तो कुशिंग स्ट्राइड में वो डिक्रीज होगी। तो बस अगर आपको ये भी याद रहे कि आपका शॉक जो है उसके सिम्टम्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट सिम्टम्स होते हैं आपके कुशिंग स्ट्राइड में, तो भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कॉम्पिटिटिव वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, वो आपको घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ही पूछा था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था उससे ये तो पता चल गया कि हाँ पेशेंट को इंक्रीज्ड आईसीपी था। तो अब इंक्रीज्ड आईसीपी में लंबर पंचर क्यों नहीं करते हैं वो जानते हैं। तो लंबर पंचर पहले होता क्या है। लंबर पंचर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके L3 L4 वर्टिब्रे के बीच में एक सुई डालकर हम CSF को निकालते हैं और इस CSF सैंपल को कलेक्ट करके हम जो भी टेस्ट करने वाले हैं वो करते हैं।
अब ऑलमोस्ट सारे ही ब्रेन डिसऑर्डर में हमें CSF सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से ये प्रोसीजर वैसे बहुत कॉमन है। बट एक बात का ध्यान ज़रूर रखना कि ऑलमोस्ट सारे ही ब्रेन डिसऑर्डर में इंक्रीज्ड ICP का रिस्क रहता है, जिसका मतलब है कि अगर आप ध्यान ना दो तो पेशेंट जो है उसकी जान खतरे में जा सकती है। और ये इसलिए क्योंकि जब भी पेशेंट का ICP बढ़ जाता है तब पेशेंट को ब्रेन हर्निएशन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। ब्रेन हर्निएशन सिंड्रोम को समझने से पहले हमें मॉनरो-कैली हाइपोथेसिस समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप समझ सको कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो मॉनरो-कैली हाइपोथेसिस ये वो हाइपोथेसिस है जिसका इस्तेमाल न्यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट की पैथोलॉजी समझने के लिए हो या पेशेंट का ट्रीटमेंट करना हो, तब भी हम यही प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं। तो ये बोलता क्या है, ये स्टेट करता है कि जो स्पेस है आपका क्रेनियम का, ये एक फिक्स्ड कैविटी है। फिक्स्ड यानी इसमें आप ज़्यादा कुछ हलचल नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से जो इंट्राक्रेनियम कंपोनेंट है या जो वॉल्यूम है, उनमें अगर कोई भी बदलाव हो जाए तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि उनको हमेशा ही बैलेंस में रहना पड़ेगा, और अगर एक बढ़ जाए तो दूसरे को घटना पड़े ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। तो जैसे हेड इंजरी के बाद सेरिब्रल इडिमा हो जाता है, तो इस वजह से ब्रेन मास बढ़ जाता है। अब इस चक्कर में आपका ब्लड फ्लो जो है ब्रेन का वो कम हो जाएगा, और CSF जो है वो भी कम हो जाएगा। अब ये कम क्यों हो रहा है, ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो सेम रहे, यानी कि उसमें बदलाव नहीं चलेगा। अब ब्रेन तो वैसे ही नाजुक ऑर्गन है, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए तो वो सहन कर भी ले, बट ज़्यादा टाइम तक अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो यही रीज़न है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या इंक्रीज़ हुआ है और उसके वजह से क्या डिक्रीज़ हो सकता है। तो जैसे हाइड्रोसेफेलस की भी बात करें तो उसमें CSF बढ़ जाता है। अगेन अब इसमें क्या होगा, आपका ब्रेन मास तो कम नहीं हो सकता, तो जो बचा वो है आपका ब्लड फ्लो। तो अगेन ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो मेन मुद्दा यही रहेगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाए। तो चलो, जब तक काम चल रहा है तब तक तो काम चल भी जाए, बट प्रॉब्लम तब आएगी जब ये सारे कंपेंसेटरी मैकेनिज़्म फेल हो, यानी एक के बढ़ने के वजह से दूसरा ना घट पाए, तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब प्रेशर जो है इंट्राक्रेनियल कैविटी का वो बढ़ चुका है। तो अब आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ गया है वो आपके कंपोनेंट जो है इंट्राक्रेनियल कैविटी के, उसको घटाने की कोशिश करेगा। अब अगर उससे भी बैलेंस नहीं मेंटेन होता तो ब्रेन जो है वो हर्निएट होगा। अब ब्रेन हर्निएशन क्या होता है? अब ब्रेन हर्निएशन क्या है? इसमें आपके ब्रेन का एक पार्ट एक स्पेस से दूसरे स्पेस में, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा ना हो, वहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर ब्रेन को थोड़ी भी खुली जगह मिले तो वो वहाँ से थोड़ा सा खिसकने की कोशिश करेगा, या वहाँ से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। यही रीज़न है कि जब हम लंबा पंचर करते हैं और CSF को निकालते हैं, तो जो स्पेस बचती है जहाँ पर CSF था, वहाँ पर ब्रेन हर्निएट करने लग जाता है, जिस वजह से ब्रेन को डैमेज भी हो सकता है और उस जगह मौजूद टिश्यूज़ भी डैमेज हो सकते हैं। तो बस यही रीज़न है कि इंक्रीज्ड ICP में हम कभी भी लंबा पंचर जैसे प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो बस आज के इस टॉपिक में इतना ही। शॉर्ट्स में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे ही क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।